दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। देखिए, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं कन्वे करने वाला हूँ और जो भी लोग इस वीडियो को देखें या तो अंत तक देखें या बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मेरा मैसेज जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये ऐसा मैसेज है जो शायद किसी ने ना दिया और ना कोई देगा। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही हैं, जबकि जो दूसरे सिस्टम्स हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, उसको इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जो पैसा है गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा जो है एलोपैथी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि देखिए, ये चीज़ जो है, आप इसको बोलिए ये अपसाइड डाउन है, कि आप इसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। उल्टा कैसे कर रहे हो, ये मैं आज एक्सप्लेन करूँगा आपको। कि देखो, अगर बेसिकली देखा जाए, होम्योपैथी जो है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम है। और जो मेडिसिन आज से 225 साल पहले, या जब हमारा ग्रेट मास्टर उनको निकाल के गया था और उनकी प्रूविंग करके गया था, वो प्रूविंग आज भी इफेक्टिव है। वो मेडिसिन जो हैं वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी आज से 225 साल पहले इफेक्टिव थी। उसका कारण यही है कि कोई भी चीज जो प्रिंसिपल बेस्ड होती है वो कभी वैनिश नहीं होती। वैनिश वो होती है, खत्म चीज वो होती है, या वो चीज बदलती है जो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होती। और एलोपैथी जो है वो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ना होने के कारण जो है उसकी मेडिसिन जो है वो हर 10 साल बाद, 15 साल बाद बदलती हैं। मेडिसिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। अब ये चीज जो है ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो साइंस के बारे में जानते हैं, जो मेडिसिन के बारे में जानते हैं। लेकिन आम लोग जो हैं उनको तो बुरी तरह से ठगा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। उनको तो बस इतना पता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें मेडिसिन लेनी है, हमने अपने आप को ठीक करना है। लेकिन ठीक किस कॉस्ट पे करना है, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। ये बात वो कैलकुलेट नहीं करते। इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती कि जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं क्या उसकी रिटर्न हमें मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। कि जो जब हमें बीमारी होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो जो कॉस्ट हम पे करते हैं उसको ठीक करने की, क्या वो कॉस्ट जो है वो वाकई सही में इफेक्टिव है, या मतलब हमारे फायदे की चीज है? नहीं, वो हमारे फायदे की चीज नहीं है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दूंगा कैसे। देखिए, जो होम्योपैथिक सिस्टम है उसमें जो मेडिसिन हैं वो बहुत कम उनकी कॉस्ट है, और कंपैरेटिवली एलोपैथिक मेडिसिन की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। आप ये लगा लो कि होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉस्ट 1 रुपया और एलोपैथिक मेडिसिन की कॉस्ट 10 से 100 रुपए, इतना डिफरेंस है उसमें, 100 टाइम्स मोर। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसकी कॉस्ट अगर आप देखो तो 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ती। अगर पेशेंट जो है अगर उसको सही मेडिसिन मिल जाए तो कॉस्ट बहुत कम है। अच्छा, अब आप देखिए कि कोई चीज जो प्रिंसिपल बेस्ड है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, और उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बहुत कम है। अब देखिए, अब मैं इस कमरे में बैठा हूं, ये मेरा क्लिनिक है, और ये साथ में मेरी 2 कपबोर्ड्स हैं,
ये इनमें मेरी एक में मेरी सारी मेडिसिन पड़ी है और एक में हम मेडिसिन जो है प्रिपेयर करते हैं जब पेशेंट आता है। ये पीछे मेरे चार्ट्स लगे हैं, ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरा एक और अलमीरा है जिसमें मैं बुक्स रखता हूं, और ये मेरा टेबल और ये 2-3 कुर्सियां मेरे सामने और ये एसी, बस इतना ही। आप ये लगा लो कि यही मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे मैं ऑपरेट करता हूं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है, आप खुद इसका कैलकुलेशन करके देख लो कि कितनी कॉस्ट है इसकी। लेकिन अगर आपको एक एलोपैथिक हॉस्पिटल बनाना हो तो आप अंदाजा लगाओ कि कितनी कॉस्ट लगेगी पहले उस पे, कि उसका जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा बिल्डिंग बनाने का, उसमें डॉक्टर रखने का, उसमें असिस्टेंट रखने का, उसमें हेल्पर रखने का, उसमें स्वीपर रखने का, उसमें मेडिसिन प्रोवाइड कराने का, उसमें फर्नीचर प्रोवाइड कराने का खर्चा कितना होगा। लेकिन मैं आपको यह प्रूव कर दूंगा कि जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तो बहुत कम है, बहुत कम एक्सपेंसिव है, और दूसरा जो मैं पेशेंट ठीक करता हूं उनसे कहीं ज्यादा बेटर मेरी जो है परसेंटेज है। अब देखिए, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया था जिसके कान में चोट लगी थी। चोट कैसे लगी थी, उसने ईयरबड से अपने कान को साफ करने की कोशिश की और वो ईयरबड उसके कान के अंदर जो है वो लग गई उससे जोर से। वो पेशेंट जो है वो मैक्स में गया, वहां उसका जो है उसको मेडिसिन पहले दी गई, फिर उसका जो है ब्रेन का स्कैन कराया गया और उसको मेडिसिन दी गई, और उसको इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक उन्होंने दे दी 1 महीने के अंदर अंदर कि उसकी भूख मर गई। लेकिन जो उसकी पेन थी, जो उसके जो ईयर एक थी, जहां कान में दर्द था या उसमें पस फॉर्मेशन जो हो रही थी, वो उसको 1% भी कम नहीं कर पाए। और अचानक उनको मेरा ख्याल आया, क्योंकि उस पेशेंट के हस्बैंड को मैंने 2 साल पहले उसकी हर्पीज ज़ॉस्टर को मैंने ठीक किया था, तो अचानक से उनको मेरा ख्याल आया, तो वो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और मेरे पास वो आए। तो मैंने उनकी बात सारी सुनी और जो अननेसेसरी टेस्ट करवाए गए थे मैंने वो भी देखे। तो देखने के बाद मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी और वो पेशेंट जो है वो पिछले 15 दिन से मेरे अंडर ट्रीटमेंट है, और अब वो पेशेंट जो है वो ऑलमोस्ट 80% ठीक है। अब उसको कोई समस्या नहीं है और उसकी भूख भी जो है वो दोबारा से ठीक हो गई है, भूख लगने लगी है, वो खाना खाने लगा है प्रॉपरली। तो आप देखिए कि 1 महीना पेशेंट को टॉर्चर जो हुआ वो हुआ, पैसे लगे अलग, टेस्ट करवाए बिना किसी बात के, और मेरे पास आया, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी और मैंने उसको मेडिसिन दी, और वो मेडिसिन से पेशेंट जो है 10 दिन में 80% तक ठीक हो गया। और अभी वो दोबारा मेरे से मेडिसिन लेके गया और वो बोलता है कि मैं अब बहुत कंफर्टेबल हूं। अब पेन का अटैक आता है कभी 17 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, कभी बीच में थोड़ी शूटिंग पेन होती है, लेकिन अब वो पेन नहीं है, मेरी भूख भी जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है एंड आई फील क्वाइट कंफर्टेबल। अब आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कीजिए कि कहां ब्रेन स्कैन, एंटीबायोटिक्स, भूख का मरना, पेन कम ना होना, पस फॉर्मेशन होना, और एक तरफ मेरी मेडिसिन जिसकी कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको तो आप हैरान रह जाओगे कि उसकी कॉस्ट उनकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा कम है। तो आप हिसाब लगाइए कि थोड़ी सी चीज को, छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना देना और पेशेंट के लाखों रुपए लगवा देने, ये कहां की ह्यूमैनिटी है? इसमें कहां है जो ये आता है कि ये मेडिकल साइंस है? ये मेडिकल साइंस नहीं है भाई, ये ठगी का सिस्टम है। और मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, फोर्टिस है, मैक्स है, मेदांता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये है वो है, लेकिन कोई भी बंदा जो है इस बात को बिल्कुल नहीं विचारता कि हमें जो है बेसिक चीज जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर हम उस प्रॉब्लम को वहीं पे पकड़ लें और उसको डेवलप होने ही ना दें
तो वो ज्यादा बेटर तरीका नहीं है। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो दो मतलब उसके पार्ट्स हैं, वो भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी देखें, उसमें मैंने बहुत चीजें जो है मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो एडवाइजर्स हैं वो कभी नहीं उनको बताते कि भाई बहुत कम पैसों में, बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें मैंने लोगों के लाखों रुपए बचाए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो इतने पैसे लगा दिए अपने कि उनके घर तक जो है वो गिरवी पड़ गए। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि हमें ये बात जो है सीरियसली सोचनी होगी कि हम कहां पे गलत हो गए। देखिए, मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं कि कैसे जो है छोटी सी बीमारी को बड़ा बनाया जाता है, और बनाता कौन है? हमारे डॉक्टर। हमारे ग्रेट मास्टर ने एक बात कही थी कि इफ ऑल द मेडिसिन, ऑल द एलोपैथिक मेडिसिन आर पुट इनटू द सी, इट विल बी बेटर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बट वर्स फॉर द सी एनिमल्स। अब उसने ये बात उस टाइम पे कही थी, आज से 250 साल पहले। वो खुद एमडी था और उसको ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब उसने देख लिया था कि एलोपैथिक मेडिसिन कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो बिल्कुल टोटल जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। तो उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जो एक साइंटिफिक सिस्टम है, प्रिंसिपल बेस्ड है, और वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रहेगा। वो अलग चीज है कि उसको प्रैक्टिस करने वाले जो हैं वो नहीं हैं अब, क्योंकि वो भी देखा देखी क्या करने लगे, वो वही करने लगे जो एलोपैथी वाले कर रहे हैं। चलो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर हमारी सोच सही हो और हमें इस बात का पता चल जाए कि हम रॉन्ग लाइन पे हैं। देखिए, किसी बंदे को दिल्ली जाना है और उस बंदे ने ट्रेन जो पकड़ ली है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, वो दिल्ली को नहीं जा रही। तो मेरे को बताओ, क्या वो दिल्ली पहुंचेगा? बस यही हो रहा है हमारे साथ कि जो चीज बहुत फायदे का सौदा हो सकती है, जो सिस्टम बहुत सारे लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, उस सिस्टम को तो हम डेवलप नहीं करना चाहते। अब मैं हैरान होता हूं, कई बार मेरे पास हिमाचल से पेशेंट्स आते हैं, बिहार से पेशेंट्स आते हैं, असम से मेरे साथ पेशेंट जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा वहां होम्योपैथी का कहीं नाम निशानी नहीं है, होम्योपैथी के बारे में कोई जानता ही नहीं, और वहां होम्योपैथिक फिजिशियन ही कोई नहीं, कोई वहां डिस्पेंसरी नहीं, और गवर्नमेंट ने वहां डिस्पेंसरी बनाने की कोशिश भी नहीं करी। तो ये चीज जो है, देखिए इतने सालों बाद, जबकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और हमारे लोग जो है इलिटरेट हैं, लेकिन हमारे लोगों का ब्रेन जो है इस तरीके से वॉश कर दिया गया कि अब वो उनको जो है, अगर कोई थोड़ी सी दवाई से अगर उनको अगर कोई डॉक्टर बोले कि आप थोड़ी सी दवाई से ठीक हो सकते हो, तो उनको तो विश्वास ही नहीं होता। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जो हस्बैंड बोलेगा कि मेरी मिसेज का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और वो बहुत प्रॉब्लम में है, कोई प्रॉब्लम में इसको सुधार नहीं हुआ, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, लेकिन मेरी मिसेज को विश्वास भी नहीं है किसी और सिस्टम पे। वो अभी भी यही इसी लाइन पे चली हुई है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में कराओ, मेरा ट्रीटमेंट मेदांता में कराओ। लेकिन मैंने ये साबित किया, मैंने ये प्रूव किया कि मेरी थोड़ी सी मेडिसिन जो है उसकी हेल्प कर सकती है, और उसने हेल्प की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात को सीरियसली जो है कंसिडर करना होगा, विचारना होगा कि अगर हमारे कंट्री में जो इतनी गरीबी है, इतनी जो अनपढ़ता है,
उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारे लोग तो एलोपैथिक मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे जो लोग हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको तो चाहिए कोई ऐसा सिस्टम जो बहुत कम खर्च करके उनको फायदा करे। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले भाग के बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। प्रॉब्लम छोटी सी होती है, उस छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे बच्चों में देखो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि एलोपैथ डॉक्टर के पास गए तो एलोपैथ डॉक्टर क्या करता है, बच्चे को एंटीबायोटिक दे देता है, बच्चे को पेन किलर दे देता है। अगर उसके गले में पेन है तो पेन किलर दे देगा, साथ में एंटीबायोटिक दे देगा। लेकिन वो जो है अटैक एक बार वो पैचअप कर देगा और अटैक फिर आएगा, फिर वो वहीं जाएंगे, फिर वो वही करेगा। तो ऐसा बार बार करने से क्या होता है कि वही टॉन्सिलाइटिस जो है वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बन जाती है। तो जो टॉन्सिल्स हैं वो गले के अंदर वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और गला जो है ऑलमोस्ट चोक होने को हो जाता है। ये जो चीज है ये एलोपैथी वाले करते हैं। अगर कोई समझदार बंदा जिसको ये पता है कि अगर मैं किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाऊं और वो इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर दे और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दे और ये टॉन्सिल्स का अटैक इसको बार बार ना आए, खत्म हो जाए बिल्कुल, तो बच्चा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो क्या करते हैं, वो रॉन्ग मेडिकेशन करके बच्चे को पुंजी यानी कि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, उसमें पस बनना, वो बड़े बड़े हो जाना, फिर उनको बोलना कि अब ये ऐसे ही चलेगा, अब आप 14-15 साल का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम इनको नहीं निकाल सकते। जब ये बच्चा 14 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा तो हम इनको रिमूव कर देंगे। अब देखो छोटी सी चीज को किस तरीके से खराब किया गया। ये है एग्जाम्पल। मैं दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। नाक बंद होना, नाक के अंदर जो नोड्यूल्स होती हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, वो क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर जो है नोड्यूल्स बन जाती हैं, वो नाक के अंदर, नाक में सांस नहीं आने देते, तो उसको एडिनॉइड्स बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, वही काम करेगा जो उसने टॉन्सिलाइटिस में किया था, और वही एडिनॉइड्स जो हैं वो बढ़ते बढ़ते नाक परमानेंटली बंद कर देंगे, फिर वो रिमूव करेगा, नाक फिर बंद रहने लगेगा और कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। और एग्जांपल ले लो, अब कॉमन कोल्ड क्या है, एक फ्लू है, एक वायरल डिजीज है जो अगर घर में एक को हुआ तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो ये जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन कोई नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन कोई आज तक बनी ही नहीं इसके लिए। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, जब उनको कॉमन कोल्ड होता है तो वो भाग के जाते उधर ही हैं, वहीं से जाके मेडिसिन लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उसको सप्रेस करेंगे, पैचअप करेंगे उसको। अब सप्रेस करोगे कॉमन कोल्ड को, अगर आप बार बार सप्रेस करोगे तो वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी और वो पोस्ट नेजल कटार बन जाएगा, अंदर रेशा गिरने लगेगा। और अब वही रेशा जब अंदर गिरने लगेगा तो थोड़े महीने अगर वो चलता रहा तो क्या होगा कि फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वही रेशा आपके पेट में जाएगा और पेट से फिर एसिड बनने लगेगा, वो एसिड ऊपर को आने लगेगा। तो ये दोनों चीजों को वो क्या करेंगे, फिर मतलब पोस्ट नेजल कटार को एसिड रिफ्लक्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एसिड रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट रॉन्ग होगा तो फिर गैस्ट्राइटिस होगी, फिर ईसोफेजाइटिस होगी, फिर हाइटिस हर्निया बनेगा। इस तरीके से एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे वो, और किस कॉस्ट पे, आपकी सारी जेब भी खाली करवा देंगे वो, और आपको इस चक्कर में डाल देंगे कि वहां से निकलने में आपको महीनों सालों लग जाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल एंगल से बात कर रहा हूं। मैं कोई जो है वो बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपको। मैं प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं लोगों को, मेरे पास आते हैं लोग कि पहले हमको ये हुआ था, अब हमको ये हो गया, क्योंकि वो तो होना ही है। अच्छा और एग्जांपल ले लो आप,
कि किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन है। अब अगर किसी बंदे को लगातार कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर पाइल्स का रॉन्ग ट्रीटमेंट, उसकी रिमूवल करना, उसको गलत तरीके से ट्रीट करना, उसमें इंजेक्शन लगाना, उसके बाद क्या होगा, उसको फिशर हो जाएगी, और फिशर के बाद फिशर को रॉन्ग ट्रीटमेंट करना, फिर उसके बाद फिस्टुला हो जाएगा, और फिर फिस्टुले को स्टिच करना, फिस्टुला स्टिच करने के बाद क्या होगा, या तो वो दोबारा खुलेगा, रीओपन हो जाएगा थोड़े महीनों के बाद, और अगर वो रीओपन नहीं हुआ तो पेशेंट को लंग्स की टीबी हो जाएगी, ये पक्का। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों को पाइल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, फिशर होती है, फिस्टुला होता है, उनके पीछे उनके फोर फादर्स को पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस पाई जाती है। और प्रैक्टिकली आप देख लेना इसको कि जिन लोगों में ट्यूबरकुलोसिस अगर बचपन में हुई थी तो उनको बाद में ये कॉन्स्टिपेशन, फिशर, पाइल्स अक्सर हो जाती है। तो फिस्टुला जो है ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको स्टिच करके या लेजर के साथ या पाइल्स को लेजर के साथ आप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो डीपर ट्रबल में पड़ोगे। ये मैं प्रैक्टिकल एंगल से बात कर रहा हूं, तो आप देख लेना आपके आसपास भी पेशेंट्स होंगे। अच्छा, और एग्जांपल ले लो कि एक बंदे को खांसी हुई। अब वो खांसी जो है कोई सिरप लेके, कोई मेडिसिन लेके उसको ठीक करेगा, लेकिन वो खांसी ठीक नहीं होगी, खांसी बार बार अटैक आएगा। अब खांसी अगर बार बार अटैक उसको आता है तो वो फिर वही एलोपैथिक मेडिसिन लेगा और वो खांसी जो है वो ब्रोंकाइटिस बन जाएगी। वही चीज जो इन्फेक्शन जो गले में हुई है वही नीचे चली जाएगी, जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं उनमें जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और ग्रेजुअली ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस के बाद फिर अस्थमा हो जाएगा, फिर टीबी हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स हैं जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। लेकिन अगर वो बंदे को समझ हो और वो बंदा जो है सही तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेके उसको ठीक कर ले तो वो इतने चक्कर में नहीं पड़ेगा, फिर उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर को एट द एज ऑफ 54 उनको निमोनिया हुआ तो वो किसी ना किसी तरीके से मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था हम दोनों में, और वो चंडीगढ़ में सर्विस करते थे। हमारी लैंड है यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर, तो वो वहां चक्कर लगाने गए थे, देखने गए थे। तो अचानक क्या हुआ, गर्मी बहुत थी और ऊपर से बारिश पड़ गई और वो भीग गए, उनको पसीना आया हुआ था और उनको निमोनिया का अटैक आ गया। वो जैसे कैसे मेरे पास पहुंचे, उस वक्त रात के 9 बजे हुए थे और उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेन, जो चेस्ट में पेन हो रही थी लेफ्ट साइड पे जहां पे निमोनिया हुआ था। तो उस वक्त रात को 9 बजे मेरे को समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं, एंड ही वॉज वेरी मच इन पेन। तो मैंने एक फॉर्मूला जो है पढ़ रखा था कहीं बुक्स में कि अगर किसी बंदे को निमोनिया हो जाए तो बहुत आसान तरीका है उसको ठीक करने का। तो वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। मैंने क्या किया, मैंने फटाफट अब 2 थैलियां बनाई, कपड़े की थैलियां, और फटाफट से मैंने रेड प्याज जो थे, जो अनियंस होते हैं, उनको मैंने स्लाइस किया और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि इनको फटाफट तवे के ऊपर गर्म करे, और मैंने उन थैलियों के अंदर उनको स्प्रेड किया और मैं एक थैली रख देता था और दूसरी थैली जो है उठा देता था वहां से। जिस जगह पे उनके पेन थी, वो जो एरिया अफेक्टेड था निमोनिया के साथ, हमने कोई तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट्स हमने ये प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि 45 मिनट्स के बाद मेरे फादर की पेन जो सही थी बिल्कुल रिलीव हो गई और सांस आना भी नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब मेरे को सांस भी नॉर्मल आ रहा है और मेरे पेन भी नहीं है, तो अब आप रेस्ट करो, सुबह देखेंगे। उसके बाद अगले दिन जब हम उठे सुबह तो सिर्फ खांसी थी उनको, खांसी,
ओनली कफ। वो कफ को हमने हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दे के हमने उनको 5-6 दिन में बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। और वो आप देखो कि 54 की एज में निमोनिया होने के बाद उनको 91 की एज तक उनको कभी खांसी नहीं लगी, उनको कभी जुकाम नहीं हुआ, उनको कभी सांस नहीं चढ़ा। तो मैं आप हैरान हो जाओगे कि जब लोगों को बच्चों को बचपन में निमोनिया हो जाता है वो निमोनिया ठीक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयों ने उनको स्पॉइल किया बिगिनिंग में वो कभी ठीक ही नहीं हुए और वो चल रहे हैं। निमोनिया के बाद फिर वो अस्थमा, फिर वो उसके बाद वो उनको टीबी और टीबी के साथ उनकी डेथ। तो आप जरा इमेजिन करो इसको कि जो चीज मैंने जो आधा किलो प्याज जिसको ठीक कर पाए कर दिया मैंने, उस चीज को ठीक करने के लिए सारी उम्र बच्चा सफर करेगा, सारी उम्र उसको जो है वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट। अब ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ये जो बातें मैं कर रहा हूं आपसे, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी बंदे को घर में निमोनिया हो जाए, उसकी चेस्ट में पेन हो, उसको सांस ना आता हो, रस्टी स्प्यूटम हो, टेम्परेचर हो, तो आप इमीडिएटली यही करना। तो पेशेंट जो है वो रिलीफ उसको मिलेगा और वो इस कंडीशन से निकल जाएगा बड़े आराम से, प्रोवाइडेड कि उसके बाद आप उसको फॉलो उसका होम्योपैथिक मेडिसिन से करो। अब देखिए कि ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं आपको, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लोगों को मलेरियल फीवर हो जाता है। अब मलेरियल फीवर को अगर आप गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो वो सप्रेशन होगी और मलेरिया का अटैक फिर आएगा। टाइफाइड होगा तो टाइफाइड अगर रॉन्ग तरीके से ट्रीटमेंट, अगर आप एंटीबायोटिक से उसको ट्रीटमेंट करोगे तो वो टाइफाइड जो है फिर बार बार होगा। अब टाइफाइड की वैक्सीन भी बनी हुई है, टाइफाइड की वैक्सीन लगाने के बाद भी टाइफाइड फिर हो जाता है, तो फिर ऐसी वैक्सीन का करना क्या? तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ही सोचने समझने और विचारने की चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि देखो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, ये सारे काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स इनको बैन नहीं करती। और बैन करने की बजाय क्या करती है, इससे रेवेन्यू कलेक्ट करती है। वो बोलते हैं हमारा रेवेन्यू इससे आता है, लेकिन आप इमेजिन नहीं करोगे जितना रेवेन्यू आता है उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट को मेडिकल पे उनके जो कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट्स का, उस पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो कहीं ज्यादा है उस रेवेन्यू से। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान हो भी तो भी लोग जो हैं वो बिल्कुल उनको तो इस बात की चिंता ही नहीं होगी। लोग तो बेचारे मारे हुए हैं, वो तो जैसे भी गवर्नमेंट उनको ट्रीट करेगी वो करेंगे, वो तो करते जाएंगे। लेकिन उनको ये कोई नहीं समझाता कि भाई अगर आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, खैनी खाते हो, तो आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस बाद में फेस करने पड़ेंगे उस पे आपका सारा जो आपने कमाया जिंदगी में वो सारा सरमाया उस पे लग जाएगा और आप टॉर्चर होके मरोगे। तो इसमें जो है, इसमें करने की बात यह है कि देखो अगर हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं करते, मैंने आगे भी एक वीडियो में करी थी कि कोई बंदा जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा लोगे, उसको आप जगा सकते हो, लेकिन जो बंदा जो है सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? यही कर रहे हैं हमारे लोग। अनपढ़ता इतनी ज्यादा, फिर ऊपर से रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और उसके ऊपर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। मैं ये जब हमारा ये क्लिनिक बन रहा था तो मैं यहां बाहर कई बार खड़ा होता तो मैं देखता कि जो हमारी लेबर है यहां काम करती है इस सोसाइटी में, जो घर बनाते हैं लेबर, उनके 12-12 बच्चे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 रेडी पे चढ़े हुए रेडी को घुमा रहे हैं। और किसी के पैर में जूता नहीं है, किसी के
बच्चे जो लड़का है उसके ऊपर शर्ट नहीं है, और आप हिसाब लगा लो कि आधे नंगे, पैरों से नंगे, सिर से नंगे, सर्दियों के दिन। तो कोई उनको ये बात समझाने वाला नहीं है कि भाई पॉपुलेशन इतनी जो बढ़ाई है आपने, या आप इतने बच्चे पैदा करते जा रहे हो, क्यों करते जा रहे हो। अब आप देखो कि जो हमारा जो मिडिल क्लास है, जिसको ये समझ लग गई कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हमें ज़्यादा एक बच्चा या 2 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मोस्टली जो पढ़े लिखे फैमिलीज हैं, जिन लोगों को ये समझ लग गई, उनके तो 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं। लेकिन जो लोग लेबर करते हैं, जिनके पास ना रहने को घर है, ना कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उनके 6 बच्चे, 5 बच्चे। तो गवर्नमेंट जो है, मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट को है कोई सख्ती करनी चाहिए, मैं बोलता हूं उनको एजुकेट करना चाहिए भाई, कि अगर आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अगर आप उनको घर नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको कपड़े नहीं दे सकते, तो आप इतने बच्चे पैदा करते ही क्यों हो। ये जितने भी लोग जो हैं, ये जो चैरिटी में लगे हुए हैं, ये चैरिटी नहीं है, ये भी महाठगी है। ये मैं इसको ठगी बोलता हूं, ये चैरिटी नहीं है। अगर कोई बंदा जो है वो अननेसेसरी बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो आपको चिल्ड्रन होम बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। चिल्ड्रन होम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना आपको कि 6 बच्चे पैदा करके पेरेंट्स मर गए, तो अब 6 बच्चे जाएंगे कहां। तो कोई चैरिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये काम जो है ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपने बंदे लगाए, उनको एजुकेट करे कि भाई इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसके लिए हमारा जो है रिसोर्सेज, हमारे जो हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज हैं, उनको वो सफर करते हैं, उन पे लोड पड़ता है। आप इतने बच्चे क्यों पैदा करते जा रहे हो। लेकिन वो तो उनका वोट बैंक है, वो तो उनको बोलेंगे नहीं, वो तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा वोट डालेंगे। और वोट तो उन्होंने डालनी है, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे और उनको समझ में आएगा नहीं, उनको पैसे दो, शराब पिलाओ और वोट ले लो, बस बात खत्म। तो आज का जो मेरा ये जो मैसेज है कुछ लंबा हो गया, अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा, मैं आगे नहीं इसको जो है चलाऊंगा। वैसे बोल तो मैं और भी बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन आज के लिए इतना ही कि हर बंदे को ये बात विचारनी होगी कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो बेस्ट है। अगर बिगिनिंग से ही फ्रॉम द डे 1 अगर आप बच्चे को होम्योपैथिक सिस्टम से उसको ट्रीट करना शुरू करोगे, तो आपको अपनी जेब जो खाली करनी नहीं पड़ेगी, और आपका बच्चा भी जो है कंफर्टेबल रहेगा। अब छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा है बच्चा, 2 साल का है, 3 साल का है, अब आप उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन तो दे नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो मटीरियल डोज है, उसको देना बड़ा मुश्किल है। एलोपैथी मेडिसिन दोगे आप उसको, सिरप दोगे, कुछ और करोगे, ऐसा उल्टा सुल्टा करोगे और उसको परमानेंट मरीज बना दोगे, एक्यूट कंडीशन को क्रॉनिक में बदल दोगे। और होम्योपैथिक सिस्टम की तरफ आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको एजुकेट नहीं किया गया कि अगर सबसे बेस्ट सिस्टम कोई एग्जिस्ट करता है तो वो होम्योपैथिक सिस्टम है। तो इसलिए ये कारण है हमारी गरीबी का, ये कारण है लोगों के सफर करने का। मैंने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे देखे हैं, मैंने देखे हैं कि वो आज बहुत सफर कर रहे हैं, और अब वो उनको पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। अब वो पीछे नहीं लौटेंगे, अब वो आगे को जाएंगे बस, क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशन को इतना ज्यादा खराब कर दिया कि अब वो पीछे मुड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सो आज के लिए इतना ही। मेरी इस बात को सोचिए, समझिए, विचारिए, और मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्या ये मैसेज जो है वाकई सही में मैंने दिया है। सो थैंक यू वेरी मच।